नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मैडम, इस कुर्सी पर से हट जाइए आप दोनों, और वहाँ नीचे जो कुर्सियाँ पड़ी है वहाँ जाकर सभी के साथ बैठ जाइए। उस पार्टी को अरेंज करने वाली एक महिला ने विनय और विनीता से कहा, क्योंकि वह दोनों गेस्ट की चेयर पर आकर बैठ गए थे। विनीता बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम यहाँ के मेन गेस्ट हैं। स्पेशली हमको प्रियंका ने आमंत्रित करके बुलाया है। प्रियंका विनीता की बेस्ट फ्रेंड थी। वह महिला बोली, सॉरी मैडम, आप लोग मेन गेस्ट होंगे, पर इस पार्टी के चीफ गेस्ट अभी बस आने ही वाली हैं, इसीलिए आप यहाँ से खड़ी हो जाइए और दूसरी जगह बैठ जाइए। विनीता मुंह बनाते हुए वहाँ से नीचे सभी के साथ बैठ गई। तभी पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था, क्योंकि अपनी चमचमाती स्कॉर्पियो कार से उतरकर गोमती जी हॉल में प्रवेश कर चुकी थी। तन पर कम से कम 20 लाख की सिल्क बनारसी साड़ी, आंखों पर काला चश्मा, सबकी नज़रें सिर्फ गोमती जी को ही निहार रही थी। पर जैसे ही विनीता और विनय की नज़र गोमती जी पर पड़ी, दोनों की आंखें मानो चौंधिया गई हो, जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगे, जैसे इशारों ही इशारों में पूछ रहे हो कि यह कैसे संभव है। गोमती जी बहुत बुलाने पर उस बच्चों के नामकरण में आए थे, क्योंकि प्रियंका की सास और गोमती जी एक बेस्ट फ्रेंड थी। गोमती जी का वहाँ भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने गले से एक सोने की चैन निकाली और उस बच्चों के गले में पहना दी। यह देखकर तो विनय और विनीता को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। कुछ ही देर बाद गोमती जी अपने असिस्टेंट के साथ वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। लेकिन विनय और विनीता के दिमाग की बत्ती तो जैसे आज गुल ही हो गई थी, और विनय तो जैसे सदमे में ही पहुंच चुका था। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? विनय ने अस्पताल के रिसेप्शन में कहा। सर, इस वक्त एक आया उपलब्ध है, आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, मैं उसे बुला लेता हूँ। उस रिसेप्शन सीट ने कहा, हाँ बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, बच्चे को वह अकेले संभाल नहीं पाएगी, और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता, क्योंकि घर पर एक और बच्चा है मेरा, विनय ने कहा। फिर वह रिसेप्शन सीट एक आया को बुलाती है, जो काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर सी दिख रहे थे। रिसेप्शन सीट से कहता है, अरे मैडम, इन्हें तो खुद ही देखभाल की ज़रूरत है। यह क्या मेरी पत्नी और बच्चों को संभालेगी? आप लोगों ने इसे काम पर रखा ही कैसे? किसी और आया को बुला दीजिए, विनय ने कहा। सर, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सिर्फ एक ही आया अभी उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो आप खुद कहीं से इंतज़ाम कर सकते हैं। रिसेप्शन सीट ने कहा, हाँ, मैं ही इंतज़ाम करूँगा, पर इतनी रात हो गई है कि अब कुछ ही करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर उस आया गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनते ही विनय चौंक जाता है, और जब वह गोमती जी का चेहरा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं।
वह तो आप हैं। पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। मुझे नहीं रखना तुम्हें आया, जाओ यहाँ से। वह बुढ़िया विनय के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब ऐसा मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी। और ना ही इस बूढ़ी चमड़ी पर जाना, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है। उस बुढ़िया गोमती जी ने कहा। विनय के पास वैसे भी अब गोमती जी को रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। पर विनय गोमती जी को देखकर चौंका क्यों? क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी, जो यहाँ आया का काम करती थी। खैर, विनय ने उसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी विनीता से बात करने की सोचकर उसके पास गया और उससे कहा, विनीता, गजब हो गया। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था, जिस पर इस क्लिनिक मुझे एक आया का नाम बताया। तुम यकीन नहीं करोगी, वह मेरी माँ है। क्या मम्मी जी यहाँ? वह भी आया? विनीता ने कहा, क्या करूँ, इतनी रात हो गई है। सुबह से डिलीवरी के कामों में इतना बिजी हो गया कि आया भी अरेंज करना भूल गया, और अब जब याद आया तो बस यह बुढ़िया ही उपलब्ध है। विनय ने कहा, सुनो, यह तो अच्छा मौका है। एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होता है। मैं तो कहूँगी इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें ऑल टाइम और फुल टाइम आया मिल जाएगी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। विनीता ने कहा, पर हमारे इतना करने के बावजूद क्या यह हमारे साथ जाएगी? विनय ने कहा, अरे हमें ज़रा सा माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा रो पिट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएगी हमारे साथ। वैसे भी आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश रहती होंगी यह काम करके। वहाँ के घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभालेगी। ठीक है, मैं आज रात के लिए ही रखता हूँ, इसी बीच तुम कूच करके उन्हें हमारे साथ चलने को राजी कर लेना। विनय ने कहा, ठीक है, आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूँगी। विनीता ने कहा। उस रात गोमती जी अपना काम बखूबी किया। फिर विनीता ने कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपके घर से निकलने के बाद हम बहुत पछताए। यह तो तुरंत ही आपको लेने भी गए थे, पर आप कहीं नहीं दिखाई दिए। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते भी रहे, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। सच में बहू, क्या तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? गोमती जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको अब यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विनीता ने कहा। गोमती जी खुश होकर कहती है, ठीक है बहू, मैं यह बात बाहर कह कर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और यहाँ काम भी नहीं करूँगी। यह कहकर गोमती जी वहाँ से चली जाती हैं। गोमती जी जाकर उस रिसेप्शन सीट शीला से कहती है, मैडम जी, मैडम जी। अरे अब तो यहाँ पर कोई नहीं है मैम, फिर क्यों आप मुझे मैडम जी कह रही हैं? शीला ने कहा, देखो शीला, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब तक मैं कहूँ तुम मुझे मैम मत कहना। गोमती जी ने कहा, पर मैम, आप उनके सामने ऐसे आया बनकर क्यों गई, जबकि यहाँ की मालकिन है आप? वे लोग कौन हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? शीला ने पूछा।
गोमती जी ने कहा, मेरे बेटे बहू हैं वो लोग जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सूध नहीं ली। ना जाने मुझ पर कितने ही अत्याचार किए। गोमती जी ने नम आँखों से कहा, फिर आज यह तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैम, आपने इन्हें अपने बारे में बताया? शीला ने कहा, नहीं शीला, यह लोग सुधरे नहीं हैं और ना ही कभी सुधर सकते हैं। यह तो मुझे बहलाकर मुफ्त की नौकरानी अपने घर ले जाना चाहते हैं और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे इन लोगों ने मुझे भूखे तड़पाया है। एक एक रोटी कुत्ते की तरह फेंक कर देते थे मुझे। यहाँ तक कि कमरे में बंद करके बहू मुझे बहुत मारते पीटते थे। कहते कहते गोमती जी की आंखें भर आई। अब इनके साथ में ऐसा खेल खेलूंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन जब इन्हें मैं यहाँ देखा तभी मैं आया बनने का नाटक करना सोच लिया था। बस अब इस नाटक को चलते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। गोमती जी ने कहा, पर मैम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया आपने? शीला ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है शीला, तुम्हें सब बताऊंगी, पर फिर कभी कभी, फिलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ, यह याद रखना। और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। गोमती जी ने कहा। उसके बाद गोमती विनय और विनीता के साथ उनके घर चली जाती है। घर में घुसते ही विनीता कहती है, मम्मी जी, बच्चे को इतनी धूल में इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद खाना बना लीजिएगा। पर बहू, कल मुन्ने ने पूरी रात जगाई है मुझे। पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर यह सारे काम कर लूँगी। गोमती जी के ऐसा कहते ही विनीता बोल पड़ती है, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे आया का काम नहीं, किसी कंपनी की मालकिन का काम करती थी। वह तो शुक्र मनाइए, वहाँ अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से बचा लिया मैंने आपको। और अब जो यहाँ ज़्यादा नखरे दिखाए तो वापस वहीं फेंक आऊँगी। जाइए और जो कहा है वह कीजिए। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ। यह कहकर गोमती जी काम करने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद विनीता इस क्लिनिक में अपना चेकअप कराने जाती है, तो साथ में गोमती जी भी थी। इधर विनीता और उसके बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर गोमती जी शीला और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही होती है। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई थी, मुझे आज बताइए ना। आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतनी सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? शीला ने पूछा। गोमती जी बोली, शीला, यह सब इतना आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पेशे से मैं एक नर्स थी, इसीलिए घर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी। क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था, तो घर पर विनय को उसके पापा ही संभालते थे। हमारी एक किराने की दुकान थी जिस पर किसी को नौकर रखा विनय के पापा विनय को संभालते थे। जब वह गुजरे तब विनय अपनी 12वीं परीक्षा देने वाला था।
इसीलिए मैं नौकरी छोड़कर दुकान संभालने लगी ताकि विनय और घर दोनों को संभाल पाऊँ। और संभाला भी हमने। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और विनय को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैं भी सोचा, चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही ज़रूरत, इसीलिए दुकान बंद कर दी। फिर विनय ने अपनी पसंद की शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था, पर विनीता को मैं बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उसे उस घर में यह बूढ़ी सास नहीं चाहिए थी। और धीरे धीरे विनय भी उसके रंग में रंगने लगा था। वह दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और विनय से कहती कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। विनय उसकी बात को ही सच मानता और मुझे सबके सामने उल्टी सीधी बातें सुना देता था। दोनों को खाने से जो बचता वही जूठा मुझे खाने को भी देते थे। एक बार तो दोनों मुझे एक दिन कहकर 5 दिन के लिए घर पर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें लगा होगा सिर्फ पानी पीकर अब तक तो मर चुकी होगी बुढ़िया, क्योंकि घर पर सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं था। रसोई में उन्होंने ताला लगा दिया था। मैं भूख से रोती रही, बिलखती रही, पर कौन मेरी बात सुनता। एक दिन मैंने अपने कमरे की खिड़की से अपने पड़ोसी को आवाज़ लगाई। हालांकि मैं यह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे घर परिवार की बदनामी होती, पर भूख के आगे मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे पड़ोसी ने सबसे पहले तो मुझे खाना खिलाया और उसके बाद उस पड़ोसी ने विनय को फ़ोन कर बुलाया और पुलिस तक में जाने की धमकी दी। तो उस वक्त मेरे बेटे बहू ने यह कहकर बात को संभाल लिया कि यह गलती से हुआ है। हमारे घूमने जाने के बाद मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वह लौट नहीं पाए। पर यह सब झूठ था। उल्टा मेरा पड़ोसी से मदद मांगने पर विनय और नाराज़ हो गया और बहू ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। अब तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ अपना सामान बांध लो जल्दी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है बेटा? इस पर विनय ने कहा कि जहन्नुम में, क्योंकि आप खुद तो जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? कहाँ ले जा रहा है बताओ ना। मैंने पूछा तो बहू मेरे बाल पकड़कर बोली, बुढ़िया चुपचाप सामान बांध लो बिना कोई सवाल किए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती मुझे यह सब करना पड़े। पड़ोसियों से मेरी शिकायत करती हो, क्या सोचा था तुम? यह लोग तुम्हारा साथ देंगे? मुझे जेल भिजवा कर खुद यहाँ आराम से रहोगी। बहुत हो गया बुढ़िया तेरा, अब तू जिए या मरे हमें कोई परवाह नहीं है, बस मेरा पिंड छोड़ दो। दोनों के यह कहते ही मानो मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं तुरंत ही घर से निकल गई। पर जाऊंगी कहाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यह सब कुछ नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है। मैं भी मंदिर गई। मंदिर में ही वहीं बैठी लोगों को बस देखे जा रही थी कि तभी एक जगह लोगों की भीड़ और शोर सुन भाग कर वहाँ गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया है और किसी ने एम्बुलेंस बुलाया है। मैं इस भीड़ से निकलकर पहले उसकी नस और धड़कनें अच्छी तरह चेक की और तुरंत उसे CPR देने लगी। लगभग इसी तरह 20 मिनट हो गए
उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने हरकत की और तभी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। शायद मैं एक नर्स हूँ। यह बात उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि यह सब मेरे दूसरे जीवन शुरू होने की प्रक्रिया थी। दूसरा जीवन मतलब? शीला ने पूछा। मतलब शीला कि मैं जिसकी जान बचाई थी वह खुद एक डॉक्टर था, पर बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके कोई संतान भी नहीं था, जिसका नाम था डॉक्टर प्रणव अग्रवाल। क्या मतलब हमारे सर? शीला ने चौंकते हुए कहा। हाँ शीला, डॉक्टर सर ने तो मेरी टूटी हुई ज़िंदगी को ऐसा मोड़ दिया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे काम पर रखा। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया तो और वह भी अब अक्सर बीमार रहने लगे थे, तो मेरे काम और लगन को देखकर उन्होंने मुझे इन अस्पताल की 50% मालकिन बना दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर उन्होंने जब कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते पर इस अस्पताल को अच्छे से मैनेज करो और अपनी पहचान बनाओ और दिखा दो अपने बेटे बहू को कि औरत जब सब दर्द सहकर एक बच्चा पैदा कर सकती है और अकेले पाल पोस कर इस लायक बना सकती है, तो एक औरत सब कुछ कर सकती है। और मैं भी बहुत मेहनत की और आज इस अस्पताल को सब मेरे नाम से जानते हैं। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैम, आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गए? शीला ने कहा। शीला, पहले तो मैं उस पर आश्रित थी तो उसकी अत्याचार सहती रही, पर अब मुझे उनको उनकी असली जगह दिखानी है। मुझे यह दिखाना है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ा था। चाहती तो मैं भी उसे आया के पास रखकर या उस घर पर अकेले रहकर अपना करियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने करियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया। बस इसीलिए उनके साथ गई ताकि दोनों को अच्छा सबक सिखा सकूं। चलो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद गोमती जी विनीता के साथ घर वापस आ जाती है। घर में घुसते ही विनीता ने कहा, मम्मी जी जाकर खाने की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मेरे और मुन्ना की मालिश कर दीजिएगा। वह मैं तो भूल ही गई, प्रिया को बस स्टॉप से भी लाना है। पहले प्रिया को ले आइए। गोमती जी प्रिया को लाने के बाद घर पर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। शाम को विनय घर पर ही था कि कुछ लोग घर पर आते हैं। वह विनय को कहते हैं, सर आपका घर बड़े ही प्राइम लोकेशन पर है, तो हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फ़ायदा यह होगा या आपके 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 20 लाख कैश भी मिलेगा। यह सब सुनकर विनय और विनीता हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। तो विनय कहता है, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या, जो हमें सुबह सुबह उल्लू बनाने चले आए हो? सर यह सारा काम रिटेन में होगा और अगर आप अभी हाँ कह दे
तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको तुरंत 1 लाख रुपए दे देंगे, ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। यह सब इसीलिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाना है। अब आप जल्दी करो, वरना हम यह ऑफ़र इसी एरिया को किसी व्यक्ति को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। सोचो, नया फ्लैट, वह भी दो, एक में हम रहेंगे और एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे, और आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें 20 लाख से हम खुद का बिजनेस शुरू कर लेंगे। विनीता ने कहा, पर कहीं यह फ्रॉड निकल गया तो? यह अचानक से किसी पर ऐसे ही विश्वास कैसे कर ले? विनय ने कहा, पर उन्होंने कहा तो सही कि अगर हम अभी हाँ करेंगे, वह तुरंत हमें 1 लाख रुपए देंगे। विनीता ने कहा, अगर हम अभी हाँ कर देते हैं तो आप हमें अभी 1 लाख रुपए देंगे? विनय ने उस आदमी से पूछा। हाँ सर, आप हाँ इस पर साइन तो कीजिए, 1 लाख तुरंत आपके अकाउंट में आएगा। उस आदमी ने कहा। जैसे ही विनय हाँ करके कागजात पर साइन करता है, उसके अकाउंट में सच में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवा कर चला जाता है। विनय खुशी के कारण बिना पढ़े साइन कर देता है, फिर इधर अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। और एक दिन विनीता गोमती जी से कहती है, मम्मी जी, अब आप वापस चले जाइए उस अस्पताल में, क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूसियत शक्ल नहीं चाहिए। पर बहू, मैं कहाँ जाऊँगी इस हालत में? अब मुझे इस घर से मत निकालो। विनीता बोली, मार कर किसी नाले में फेंक आऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने गोमती जी का हाथ को जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ने लगी कि तभी एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अपने गाल पर पड़े चाटा की आवाज़ से विनीता इस दम से सन्न हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से गोमती जी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, क्योंकि वह जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि गोमती जी ने विनीता के गाल पर जड़ा था। विनीता तो अभी भी हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर गोमती जी को देखे जा रही थी। इससे पहले विनय कुछ कहता है, गोमती जी ने अपना सामान लिया और घर से बाहर आंसू पोंछते हुए निकल गई। उनके जाते ही अचानक दरवाजे पर वही सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें विनय कहता है, तो कब हमारे डील पूरी होगी और कब काम शुरू होगा? सर, हमारा काम पूरा हो गया है, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। उस आदमी के इतना कहते ही विनय कहता है, हाँ हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए भाड़े का घर का इंतज़ाम कर लिया है। फ्लैट बनते ही वापस हम लोग आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? तो वह आदमी बोलता है, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप सपना तो नहीं देख रहे? आप यह सब छोड़िए, क्योंकि यह अब हमारी मैम का है, उनके नाम, जिनके नाम आपने यह घर किया था। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मैम? किसके नाम पर हमने अपना घर किया? विनय ने पूछा। कि तभी अचानक वहाँ एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी, तो उस गाड़ी से आवाज़ आई, मैंने लिया है बेटा यह घर। विनय और विनीता ने जैसे ही उस गाड़ी पर नज़र डाली,
और गोमती जी उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ रही थी। आज हम गोमती जी नौकरानी के भेष में नहीं, बल्कि उनके तन पर कम से कम 20,000 की बनारसी सिल्क वाली साड़ी थी और आँखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। विनीता और विनय की तो आंखें फटी की फटी रह गई कि अभी अभी तो माँ यहाँ से नौकरानी के भेष में गई थी, फिर यह सब कैसे हुआ। एक आदमी बोला, सर यही है हमारी मैडम जिन्होंने आपका घर को खरीदा है, और शुक्र मनाओ तुम्हारे बच्चों का सोचकर उन्होंने 1 लाख रुपए मुफ्त में दे दिया है, वरना तो तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पर भीख मांगना पड़ता। क्या आपने यह सब किया? पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी वोरी तो नहीं कर ली ना? विनय आश्चर्य से गोमती जी से कहा। तभी उनका एक आदमी बोलता है, मिस्टर तमीज से बात कीजिए आप। अरे यह क्या चोरी करेंगे? जिस अस्पताल में आपका बेटा पैदा हुआ यह उस अस्पताल की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? उस आदमी ने गुस्से में कहा। अभी तक तो विनय और विनीता पहले झटके से ही नहीं संभले थे कि एक और जोर का झटका लगा। अरे यह तो एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। विनीता ने कहा, उल्लू कौन बनाया, किसको बनाई, यह तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले यह घर खाली करो, गोमती जी ने कहा। तो विनय बोला, आप कौन होती हैं? हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे। कि तभी विनय के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। गोमती जी गुस्से में बोली, वह एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज यह गोमती बेबस नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों के हलक से जुबान खींच लूँगी। उन्होंने दोनों का हाथ कस कर पकड़ा और घर के बाहर खड़ा कर दिया। उन लोगों का सामान घर से बाहर निकालकर तुरंत ताला लगा दो और चाबी को मुझे दे दो। माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ाते हुए गोमती जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन गोमती जी की ममता जैसे अब कहीं दफन हो गई थी। उन्हें बेटे बहू पर कोई तरस नहीं आया और अपनी कार में बैठी और वहाँ से चली गई। विनय और विनीता तो अभी भी हैरान ही थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया आज वह कहाँ पहुँच गई। पर अफसोस, अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोमती जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने गोमती जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और गोमती जी ने सही किया या गलत ये भी बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।